साथ इस वक्त डॉक्टर संजय तांबे इस वक्त मौजूद हैं, जो कि तांबे होम्यो क्लिनिक के संचालक हैं। हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरह होम्योथेरेपी ये कोरोना पे वर्क करती है। सर, जिस तरह के हालात पूरे देश में आज की तारीख में है, एक जो सामान्य नागरिक है वो कोरोना से बहुत ज़्यादा भयभीत है और अलग अलग तकलीफ़ों से जूझ रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या स्थिति है आज कोरोना की देश में? हाँ, आप रोज ही हम देख रहे हैं कि कोरोना की मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कल ही 3000 24 घंटे में 3000 मरीज हुए थे और उनकी संख्या भी उसमें डेथ होने की संख्या भी पहले की तुलना में भी बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक है, इसमें डर तो पैदा हो गई आम जनता के अंदर। जिस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार के कोरोना सेंटर बनते जा रहे हैं, ये बताया जाता है कि 5000 बेड का कोरोना सेंटर बन रहा है, यहाँ इतने बेड का बन रहा है। तो ये सब सुन के पेशेंट लोगों के दिमाग में डर हो रहा है कि इतने बड़े पेशेंट अपन होने वाले हैं क्या, और ये डर है। और उसके बाद भी 2 महीने बीत चुके हैं, अबाउट 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भी संख्या तुरंत दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तो आम जनता के दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि हम लॉकडाउन होने के बावजूद भी संख्या इतनी बढ़ रही है, तो लॉकडाउन सही में इसके लिए कारक है या नहीं जी। और बात यहाँ आती है कि लॉकडाउन का जिस हिसाब से फॉलो करना चाहिए उस हिसाब से आज भी लोग नहीं कर रहा है। एक शिक्षणता की कमी बोलो या ना समझ बोलो या इसके बारे में डर नहीं है ये बोलो, लोग जिस प्रकार से बाहर आ रहे हैं और जहाँ मरीज है, जिसको मालूम है अपने घर में मरीज हुआ, अपने बाजू में मरीज हुआ, वो खुद को बचाने के लिए और भाग रहा है, क्वारंटाइन नहीं हो रहा है। ये भी एक कारण है संख्या बढ़ने का। बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता है, अब धूप का आना चालू हो गया, धूप बढ़ रही है, कोरोना वैसे ही खत्म हो जाएगा। पर रिसर्च ये बताता है कि ये फर्स्ट टाइम ही कोरोना के संपर्क में हम आए हैं, वायरस के संपर्क में, इसके बारे में इतनी सारी जानकारी आज दुनिया को नहीं है। पर जितनी तापमान जो होना चाहिए, वो तापमान होने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं जो निकालते हैं, जैसे हम खांसी करते हैं, किसी को खांसी आ गई, छींक आने से जो बाहर निकलते हैं ड्रॉपलेट्स, उसमें कम से कम 3000 ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं एक खांसी में, इसमें उसमें मल्टीपल्स बहुत से वायरस रहते हैं उसमें कोरोना के। और ये वायरस जब कहाँ गिर जाते हैं, टेबल के ऊपर हो या कहाँ, वहाँ दूसरा व्यक्ति लाके हाथ रखता है, तो वो उसके हाथ में जो आने के बाद में वो और दूसरे के हाथ बढ़ाता है, तो हमको मालूम नहीं रहता कि ये कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उन लोगों को क्वारंटाइन करके कम से कम इन्फेक्शन को कम करने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमको कंपेरेटिवली बाकी कंट्रीज की तुलना में हम बहुत ज़्यादा उसमें लाभ दिखाई दे रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो लोगों में एक बहुत असमझ निर्माण है कि ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से कुछ होगा क्या। दूसरा, लॉकडाउन के बाद जो लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी जीने का तरीका है, वो किस तरह का होगा। ठीक है, लोग इस सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। क्या कहेंगे इस बारे में? लॉकडाउन के वजह से तो हम नियंत्रण में इसको तो बहुत लाए हैं, और लॉकडाउन कब तक रखेंगे। जैसे कल मोदी जी ने बता ही दिया, ये समझ लो अभी अपने इसको ज़िंदगी इसके साथ में अपने को जीने का है। जो एक वर्ड उन्होंने बता दिया उसमें से हम समझ सकते हैं कि ये कोई जितने जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। पर इसका जो अभी जो एक 15 दिन है, ये बहुत ज़्यादा महत्व के, इसमें जितना स्प्रेड होने का है उसको हमको बचाने का है। उसके बाद में धीरे धीरे जो लॉकडाउन ओपन होगा तो सब जगह सब जन एक साथ इकट्ठा होकर गर्दी करना, भीड़ जमाना, इस चीज़ों को हमको अवॉइड करना पड़ेगा। और आप जो बोल रहे जीवन शैली, अब जीवन शैली का ऐसी है कि लाइफस्टाइल तुम्हारे को तो चेंज पहले से करना पड़ेगा कि जहाँ भी गैदरिंग ज़्यादा है उस चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। बाहर जैसे होटलिंग जो लोग करते थे, बार बार बाहर जाते थे, खाते थे, खड़े रहते थे, वो सब हमको अवॉइड करना पड़ेगा। और जितना हम घर में रह के हमारी लाइफस्टाइल को हम परिवर्तित करें, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, ये सब चीज़ों को हमको लाइफ लेके इसके साथ में ज़िंदगी जीना है। अभी जब तक इसके ऊपर कोई वैक्सीन नहीं आता है या इसको कोई ठाम दवाई नहीं आती, तब तक ये तो हमको करना ही पड़ेगा। सर, देखा जाए इससे पहले भी बहुत सारे वायरसेस हमारे देश में आए और आके सेटल हो गए। ऐसे बहुत से वायरस हैं, उसमें से अभी कोरोना एक वायरस आया हुआ है। क्या कहेंगे? देखो, ये तो
यहाँ एक बताना जरूरी है, लोगों को इन बातों में, आम जनता को ही मालूम नहीं है। हमारी इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम ऐसी बनी हुई है, उसमें एक जनरल इम्यूनिटी रहती है और एक लोकल इम्यूनिटी रहती है, कि हमारे शरीर में कोई भी वायरस प्रवेश करता है तो उसका कोई टारगेट ऑर्गन रहता है कि वो जहाँ वहाँ जाके अटैक करता है। तो ये कोरोना वायरस जो है आरएनए ग्रुप ऑफ वायरस है, और आरएनए ग्रुप ऑफ के जितने भी आप वायरस देखोगे उनके मैक्सिमम वायरस का एफिनिटी टूवर्ड्स लंग्स ही है। जैसे आप मीजल्स देख लो, मीजल्स भी आरएनए ग्रुप ऑफ वायरस है, इन्फ्लुएंजा भी आरएनए ग्रुप ऑफ वायरस में आता है, और इसीलिए इन्फ्लुएंजा ये एक ही ग्रुप ऑफ वायरस में है, इसलिए इन्फ्लुएंजा के लक्षण और इसके लक्षण बहुत से मिलते जुलते हैं। जैसे इसमें भी सर्दी होना, खांसी होना, बुखार आना, इन्फ्लुएंजा में भी बुखार रहता है, इन्फ्लुएंजा में भी यही लक्षण रहते हैं, खांसी आना बहुत ज़्यादा, हाथ पैर में दर्द होना और सांस की तकलीफ। इन्फ्लुएंजा में सांस की तकलीफ इन्फ्लुएंजा में भी होती है, पर कंपेरेटिव इसमें ज़्यादा है। अब होता यह है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी मरीज 2 महीने में भी जो क्लिनिक में आ रहे हैं, जिनको फ्लू भी हुआ है या जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है, वो सब जहाँ खांसी होगी वो डर जाते हैं। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि कोरोना के अंदर क्या है, तो कोरोना के सब खांसी रहती है और वो भी सूखी खांसी रहती है। वैसे ही जो हरदम जो हमारी सर्दी खांसी होती है उसमें सूखी खांसी नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। और जैसे फ्लू है, फ्लू में भी सूखी खांसी रहती है, और इस एलर्जी के अंदर कभी कभी सूखी भी रहती है, कभी बलगम भी रहता है। तो ये खांसी के अंदर तीनों के अंदर फर्क है। जैसे श्वास लेने में तकलीफ जो रहती है वो कोरोना में बहुत ज़्यादा होती है, उसी प्रकार हरदम जो सर्दी खांसी होती है उसमें ये नहीं रहता है, या जो फ्लू रहता है उसमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है। उसी प्रकार एलर्जी में कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, वो डिपेंड करता है। उसी समय अभी सिर दर्द होना ये जो है ये कोरोना में होता है, पर ये कभी कभी होता है, हर समय नहीं होता, हर पेशेंट के अंदर नहीं है। खांसी, बुखार, तेज बुखार और खांसी, ये और सांस लेने में तकलीफ, ये 3 लक्षण जो है वो कोरोना में दिखाई देते हैं। वो तीनों लक्षण कहाँ इन्फ्लुएंजा के अंदर कम प्रमाण में, पर बाकी इसमें एलर्जी में नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है कि कौन सी बीमारी खांसी है, क्योंकि लोग डरे हुए रहते हैं, जहाँ खांसी होगी या गले में खारिश शुरुआत होगी तो लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे तो कोरोना नहीं हो सकता, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। तब ये थोड़ा लोगों को मालूम होना चाहिए किस तरह ये होता है। सर अगर बात की जाए, हर तरफ कोरोना की दवाई और वैक्सीन के लिए ट्रायल चल रहा है, कोशिश चल रही है। होम्योपैथी में सर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या विशेष आप बताएंगे? देखो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पर्टिकुलरली आयुष डिपार्टमेंट ने ये बहुत अच्छा किया है कि यहाँ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इसमें इन्वॉल्व किया है, जो पहले नहीं होता था। उससे हर सिस्टम के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं जो है, इसका हम उपयोग करके कम से कम पेशेंट को तो उस बीमारी से बचा सकते हैं। अब देखो होम्योपैथी का जो आई होम्योपैथी जिन्होंने खोज किया, डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हनीमन, उन्होंने उस समय से लेके आज तक हमारे पास प्रोफिलैक्टिक कुछ मेडिसिन है। जैसे 1800 सदी के अंदर जो कॉलरा आया था, 1800 सदी के अंदर डिप्थीरिया आया था, ये दोनों भी बीमारियों के अंदर प्रोफिलैक्टिक और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होम्योपैथी ने करके ये दिखा दिया कि हम पेशेंट के अंदर जितने भी एपिडेमिक्स है, ये उसके अंदर जितने पेशेंट है उसका डेथ रेट जो रहता है, मरने का प्रमाण जो रहता है, हमने अवश्य उसमें कम करके दिखाया। 1800 के बाद में 19 के अंदर जो प्लेग आया, इन्फ्लुएंजा आया, इसके अंदर भी होम्योपैथी ने अपने दवाइयों का इस्तेमाल करके ये बता दिया कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। यानी लोगों के दिल में, दिमाग में जो था कि होम्योपैथी बहुत लेट काम करती है, ये तो भी गलत है, उनके दिमाग से निकल जाएगा कि एक्यूट बीमारी के अंदर होम्योपैथी उतनी इफेक्टिव काम करती है। अभी जो 19वीं सदी में जो आया हुआ है, 20वीं सदी में जो आया हुआ है कोरोना, ये नया है। अब इसके लिए भी आयुष मंत्रालय ने जो दवाई निकाली है कि हमारे अंदर कोई बीमारी के नाम से कोई दवाई नहीं रहती है, मरीज के क्या लक्षण है उसको सामने रखते हुए उसके लिए दवाई रहती है।
आयुष मंत्रालय ने जो आर्सेनिक अल्प 30 जो निकाला है और जो उसका प्रसार बहुत हुआ है और बहुत से लोगों ने लिया है, अभी तक कम से कम मैंने 60 से 70 हज़ार बॉटल्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं लोगों को फ्री में, कि जो बचाव करने के लिए। तो आर्सेनिक अल्प जो मेडिसिन निकाली वो कैसे निकाली कि जो एपिडेमिक्स आती है या पेंडेमिक्स के अंदर जितने पेशेंट के जो कॉमन लक्षण रहते हैं, वो कॉमन सिम्टम्स के ऊपर से हम एक दवाई का चयन करते हैं कि कौन से दवाई में है, और वो दवाई सबको देते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक अल्प के बारे में बताया। बहुत से लोग और कुछ नई नई दवाइयाँ और बता रहे हैं, जैसे कैम्फर कोई बता रहा है, कोई अलग सिचुएशन और सिम्टम्स के ऊपर से हमारे यहाँ दवाई नहीं निकाली जाती है। तो ये दवाई अवश्य उसके इफेक्ट दिखाई देंगे। अगर सर बात की जाए आर्सेनिक 30 की आपने बात की, तो आर्सेनिक 30 इसको सर किस एज कैटेगरी के लोग ले सकते हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है क्या? होम्योपैथी में कोई भी दवाइयों के कोई भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते, बहुत अच्छा है। दूसरी बात आपने जो पूछी, आर्सेनिक बचपन छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, कोई बुजुर्ग लोगों तक कोई भी ले सकता है। दूसरी इवन प्रेगनेंसी के अंदर भी ये दवाई ले सकते हैं, उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं। सर हमारे देश में अलग अलग तरह के रोग हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, ये भी आर्सेनिक 30 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। उसका है लेने का उन्हें पता है किस हिसाब से लेना, उस हिसाब से लेना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक लेके उसको बंद कर देना चाहिए, कंटिन्यूस नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात रही लोगों को ये डर लगता है कि क्या होम्योपैथी तो इसको इम्यूनिटी बढ़ा रही है, क्या होम्योपैथी इसको पूर्ण रूप से ठीक कर सकती है कोरोना के लिए? कि अभी वैक्सीन तो आने में 1 साल लग जाएगा, इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं हो रहा है। दुनिया के अंदर कम से कम 30 ग्रुप्स जो है वो वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई एनिमल्स के ऊपर पहले प्रूविंग होता है, उसके बाद में आदमियों के ऊपर होता है, और कोई डायरेक्ट आदमियों के ऊपर भी प्रूविंग चल रही है, तो उसके इफेक्ट्स आने के लिए समय लगेगा। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, होम्योपैथी के अंदर वायरस जो रहते हैं उससे ही दवाई बनाई है। जो इन्फ्लुएंजा जो है से इन्फ्लुएंजिनम बनाया है, इन्फ्लुएंजा वायरस को लेके ही इन्फ्लुएंजिनम मेडिसिन निकली है। उसी प्रकार कॉलरा के इससे लेके मेडिसिन बनी हुई है। उसी प्रकार डिफ्थीरिया जो था, डिफ्थीरिया को लेके उसके ऊपर वायरस को लेके उससे दवाई बनाई गई है। और मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलन है, उन्होंने बताया था जब डिफ्थीरिया में ये दवाई बनी थी, उन्होंने बताया 27 साल तक मैंने वो दवाई का उपयोग करके, जब डिप्थीरिया की साथ थी, मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा कि वो दवाई लेने के बाद उसको डिप्थीरिया हुआ है। इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने बताया था। तो मुझे लगता है जैसे डिप्थीरियम, इन्फ्लुएंजिनम, अब बहुत से ऐसी वायरस से बनाई हुई जो मेडिसिन है, वेरोलिनम, ये सब मेडिसिन है। उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन्होंने सबने मिलके कि इसके ऊपर जो कोरोना वायरस है उसको लेके सेम उसी प्रकार से होम्योपैथिक दवाई बनाई, जिसका नाम सामने चल के कोरोनिनम आ सकता है। तो ये दवाई बनाए, तो वो दवाई देने से अवश्य हम बीमारी को, तो वैक्सीन जैसे वो काम कर सकता है। और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ डिपार्टमेंट उस पर कुछ सोच रहा होगा। सर कोरोना को देखते हुए जनता को, हमारे जो दर्शक है चैनल के, उसको किस तरह का एक संदेश आप एज ए डॉक्टर देंगे? ये संदेश किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार के बर्ताव करना चाहिए, बताने के पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा मेडिकल एसोसिएशन है, होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। हम खुद चाहते हैं कि जहाँ नागपुर के अंदर भी जो कोरोना से मरीज है, जो क्वारंटाइन किए लोग हैं, उनको दवाई देने की संधि हमको दे। हम दिखा सकते हैं कि हम कितने जल्दी जो पॉजिटिव पेशेंट है उसको हम कितने जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ के जो अपने कमिश्नर है कॉर्पोरेशन के, उनको भी मैं निवेदन करता हूँ कि उन्होंने हमको चांस देना चाहिए इसमें काम करने के लिए, और हम अवश्य उनको रिजल्ट दिखा सकते हैं। दूसरा, अभी सभी को मालूम है कि सामने ज़िंदगी है, उसको कैसे, तो सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी अच्छे से जीने की है। रेगुलरली सैनिटाइज़र का प्रयोग करें या साबुन से हाथ धोने का प्रयोग करें।
साबुन से आप हाथ धो रहे हो तो कम से कम अच्छे से 40 सेकंड तक आप हाथ अच्छे से धोएं। जो आप सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हो तो 20 सेकंड तक भी हो सकता है। रेगुलरली मास्क पहने। अब मास्क किसने पहनना चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये देख रहा हूँ लोग बाहर घूम रहे हैं, वो ग्लोव भी पहन रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, पर मास्क किस तरह से पहना है उनको मालूम नहीं। बार बार हाथ लगा के मास्क को ऊपर करते हैं। चेहरे पे आँखों के आजू बाजू हाथ लगना नहीं चाहिए। ग्लोव्स निकालते समय भी उसका एक टेक्निक रहता है, उस हिसाब से ग्लोव्स निकालें। ये सब पालन करें। पानी, गर्म पानी बहुत ज़्यादा पिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार गर्म पानी पिए। दूसरा, अदरक हो गया, तुलसी हो गई, इसका काढ़ा बना के, या लेमन ग्रास जो रहता है, गौती चाय जिसको बोलते हैं, इसका काढ़ा बना करके रोज दिन में 2 बार कम से कम लेना चाहिए। ये सब प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंस जो रहता है कम से कम वो मेंटेन करें। 3 फीट का आप देखोगे मैंने बीच की चेयर हटा दिया, मैंने 3 फीट अंतर दे दिया। तो ये हर जगह हमको करना है। जहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ जाना अवॉइड करें। अब हमारा लाइफस्टाइल, आर्ट ऑफ लाइफस्टाइल जो है ना, आर्ट ऑफ लिविंग जो है हमारा, यहाँ से हमारा आर्ट ऑफ लिविंग अभी चेंज हो जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग चेंज कैसे हो जाएगा? अभी हम जो पिक्चर हॉल जाना बंद कर देंगे, होटल में जाना बंद कर देंगे, कम हो जाएगा। कहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रहा है वो हम अवॉइड करेंगे। ये हमको कम से कम और 1 साल भर करते रहना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आता। तो इसका सबका फॉलो करें, खुद भी बचें और हमारे बाकी लोगों को, सोसाइटी के, उनको भी बचाएं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर संजय तांबे इस वक्त उपस्थित थे, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि होम्योपैथी में किस तरह से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाई जा सकती है और किस तरह की स्थिति फिलहाल कोरोना की है और क्या क्या आप कर सकते हैं कोरोना से बचने के लिए। सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।